हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर वीक 4 के करंट अफेयर्स। वीक 3 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और जो डेली क्विज हमारे चल रहे हैं करंट अफेयर्स डेली क्विज, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। The UN Charter serves as non-binding framework for international collaboration among member states. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि UN Charter जो है ये बेसिकली नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। सो ये ऐसा नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नहीं होता, ये बाइंडिंग होता है। सो ये बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, ना कि नॉन बाइंडिंग। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट कितने हैं। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द चार्टर एंश्राइन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द नॉन यूज ऑफ फोर्स एंड द इक्वालिटी ऑफ सोवरेन नेशंस। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि चार्टर जो है ये यूएन चार्टर, ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें मेंशन किए गए हैं। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि यूज़ का जो है फोर्स का जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। और जो सोवरेन नेशंस हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनको इक्वालिटी होगी सोवरेनिटी की। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट दैट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूएन मेंबर स्टेट्स। सो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि ओनली इंटरनेशनल कोर्ट, तो ऐसा नहीं है, ये ओनली इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है जो सेटल करता है डिस्प्यूट को बिटवीन द यूएन मेंबर स्टेट्स। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट 3 गलत है। बट ये क्यों गलत है, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कोर्ट है जो डिस्प्यूट जो है वो सेटलमेंट करवाती है डिस्प्यूट की। बट यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये ओनली कोर्ट है जो इंटरनेशनल कोर्ट है सेटल करवाने के लिए डिस्प्यूट्स को बिटवीन द यूएन मेंबर स्टेट्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सो आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक लौती कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को मेंबर स्टेट्स के बीच में सेटल करवाती है, ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 होगा। सो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे कह रहे हैं मलावी इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। सो मलावी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मलावी एक साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन स्टेट है मलावी, और एक ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर हम मलावी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मली नेम क्या था, न्यासालैंड। न्यासालैंड, ये इसे फॉर्मली क्या बोला जाता था, न्यासालैंड। न्यासालैंड जो है मलावी न्यू नेम है और पुराना नाम क्या है, न्यासालैंड। और ये बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, कहाँ पे, अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, मॉरिटेनिया लाइज इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। मॉरिटेनिया जो है ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और ये अटलांटिक ओशन में लाई करती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा था, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, ये अगर हम मलावी की बात करें, सो मलावी जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मलावी। और अगर यहाँ पे देखें तो ये है मॉरिटेनिया। सो मॉरिटेनिया अटलांटिक ओशन में लाई करता है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये। और अगर हम यहाँ पे मलावी की बात करते हैं तो फॉर्मली नेम क्या था, न्यासालैंड, लैंडलॉक कंट्री है एंड ये साउथ ईस्टर्न में, मतलब अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलावी अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, ये जाम्बिया दिख रहा होगा आपको, तंजानिया दिख रहा होगा। सो ये जो है ये सारी साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। सो ये मलावी जो है ये भी एक साउथ ईस्टर्न कंट्री है, साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। और अगर हम मॉरिटेनिया की बात करें, अटलांटिक ओशन में लाई करती है, वेस्टर्न अफ्रीका में है। तो यहाँ पे जो है आई होप आपको मैप से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आर्टिकल 1 स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जजेस रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 125 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें मेंशन किया गया रिमूवल ऑफ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल होगी इम्पीचमेंट के थ्रू, तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 125 में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, सो आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन अगर हम ज्यूरिसडिक्शन देखें, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे जो है बेसिकली
ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, इंडिपेंडेंस की बात की गई, जुरिसडिक्शन की, पावर्स की, प्रोसीजर की। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 124 टू 147 में हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम यहाँ पे रिमूवल ऑफ अ जज की बात करें तो रिमूवल ऑफ अ जज आर्टिकल 125 में मेंशन नहीं है। ये बेसिकली कहाँ मेंशन है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जज के रिमूवल की बात की गई है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ना कि आर्टिकल 125 में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द सैलरीज, allowances, privileges, leave and pensions of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament। So यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम जजेस की सैलरीज की बात करते हैं, अलाउंसेस की बात करते हैं, प्रिविलेजेस की बात करते हैं, पेंशंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट डिटरमिन करती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट जो है इसके पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। सो ये सारी जो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आगे क्या है? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकती है, मतलब जो नंबर ऑफ जजेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है? अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इस वर्ड की वजह से। स्पेशल मेजोरिटी नहीं होता, ये जो बेसिकली अमेंडमेंट होती है ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होती है, सिंपल मेजोरिटी, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है। आर्टिकल 125 नहीं होता था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू इम्पीचमेंट का प्रोसेस मेंशन किया गया है। और जो स्टेटमेंट 3 है कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू नहीं किया जाता, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं होता है, सिंपल मेजोरिटी से ही जो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है पार्लियामेंट करती है थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो स्टेटमेंट 2 जो है 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर हमारे पास होगा ओनली वन, क्योंकि एक ही हमारे पास राइट है, तो दैट्स वाई ओनली वन इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, प्रो नैटेलिस्ट पॉलिसीज लाइक सब्सिडीज, चाइल्ड केयर एंड पेरेंटल लीव हैव बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट्स इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट्स है। रिड्यूस करने के लिए नहीं, बेसिकली ये फर्टिलिटी रेट्स को इंक्रीज करने के लिए प्रो नैटेलिस्ट पॉलिसीज जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इंप्लीमेंट की है। जैसे कि अगर हम बात करें, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। सो नॉर्वे एंड स्वीडन जैसी कंट्रीज़ ने इन प्रोनेटलिस्ट पॉलिसीज जो हैं ये जैसे कि चाइल्ड केयर हो गया, सब्सिडीज, चाइल्ड केयर, पेरेंटल लीव, तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं बिकॉज ये इंक्रीज़ करने के लिए, फर्टिलिटी रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए, ना कि रिड्यूस करने के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, open immigration policies are commonly used to counteract labor shortages caused by population aging। so यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है कि ओपन माइग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट की है। अगर हम देखें कौन सी कंट्रीज़ में ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की गई है, तो जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया में की गई है, कनाडा में की गई है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव हिस्टोरिकली ट्रांजिशनड टू लोअर फर्टिलिटी रेट्स अर्लियर देन देयर नदर्न काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि सदर्न स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु हो गए, तमिलनाडु की बात करें या केरला की बात करें, तो हमें यहाँ पे लोअर फर्टिलिटी देखने को मिलती है, लोअर फर्टिलिटी रेट्स देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू नदर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to black bugs consider the following statements। so statement 1 है यहाँ पे, the black bug is a species of antelope नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैक बग जो है ये बेसिकली एक एंटीलोप की स्पीशीज़ है जो कि इंडिया एंड नेपाल में देखने को मिलती है, इंडिया एंड नेपाल के नेटिव स्पीशीज़ है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली जो ब्लैक बग्स हैं ये स्टेट एनिमल है पंजाब का, हरियाणा का एंड आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लैक बग्स इज नियर थ्रेटन। सो ये जो है स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करते हैं ब्लैक बग्स की, तो ये IUCN लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न। और अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें ये शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है ब्लैक बग्स को। शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 1 में IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। और अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स की अगर हम बात करें, सो साइट्स में ये है अपेंडिक्स 3 में। सो अपेंडिक्स 3 में, सो यहाँ पे स्टेटमेंट थी हमारे पास,
स्टेटमेंट 3 हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि करेक्ट कितने हैं, तो करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है ये करेक्ट है। सो राइट आंसर होगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So only 2 statements are correct. The next question is regarding the Digital India Land Records Modernization Program. Consider the following statements. So यहाँ पे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, ये मैंने आपके साथ बहुत डिस्कस किया था डिटेल में जब हम डेली क्विज कर रहे थे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। Previously known as the statement 1 क्या है, previously known as the National Land Record Modernization Program. This is a central sector scheme that was launched in 2016. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। प्रीवियसली जो है इसे क्या कहा जाता है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है इसका प्रीवियस नेम क्या है, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी और इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। एंड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ 14 डिजिट अल्फान्यूमेरिकल यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ईच लैंड पार्सल बेस्ड ऑन जियो कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट पूछा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 100 विद 0 इंडिकेटिंग नो हंगर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जो स्केल होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, इसको मेजर किया जाता है 0 to 100 के बीच में, और जो 0 है वो इंडिकेट करता है नो हंगर। देन सेकंड स्टेटमेंट है द GHI इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस पब्लिश नहीं करता, GHI एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के थ्रू, ना कि यूनाइटेड नेशंस के। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, की इंडिकेटर्स ऑफ GHI इंक्लूड चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड वेस्टिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया रैंक इन द सीरियस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू GHI 2024। सो यहाँ पे इंडिया या बाकी अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो सीरियस कैटेगरी में नहीं इसको रखा गया है, इसको बेसिकली मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है, मॉडरेट में रखा गया है, ना कि सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, सो करेक्ट है हमारे पास वो है 1 एंड 3। सो ए जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मराइन हीट वेव्स। तो मराइन हीट वेव से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, मराइन हीट वेव्स इज डिफाइंड एज अ राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ 3 to 4 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज फॉर एटलीस्ट 5 डेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। मराइन हीट वेव्स की अगर बात करें तो ये सी सरफेस में हमें टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है, कितना, नॉर्मल टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा अगर हम कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज तक देखें। तो अगर यहाँ पे जो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा रहेगा एवरेज टेम्परेचर से, सो यहाँ पे उसे हम मराइन हीट वेव्स कह सकते हैं कि मराइन हीट वेव्स हैं। देन अगर हम सेकंड बात करें, मराइन हीट वेव्स हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मराइन इकोसिस्टम्स और द फिशरीज। यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मराइन हीट वेव से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मराइन इकोसिस्टम को। ऐसे कैसे नहीं होगा इम्पैक्ट, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मराइन स्पीशीज़ है, मराइन इकोसिस्टम है, उनको नुकसान पहुंचेगा, इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, सो स्टेटमेंट 1 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Great Nicobar Island, consider the following statement. The Mega International Container Transshipment Port located on the island has been officially designated as the 13th major port in India. So यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करें तो निकोबार आइलैंड में है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और इस पोर्ट को ऑफिशियली डिसाइनेट किया गया है एज ए 13th मेजर पोर्ट इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The Northern Andaman Island and the Southern Nicobar Island are separated by the 10th channel. So यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीइंग इन अ सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन रीजन्स लाइक कैलिफोर्निया एक्सपीरियंसेस रेगुलर फॉरेस्ट फायर्स। सो अगर हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया में हमें रेगुलर फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है, बट ये इसके सवन्ना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन की वजह से नहीं है। ये बेसिकली क्लाइमेट टाइप कौन सा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप है, मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, In India, most vulnerable areas to forest fires include northeastern India, Odisha, महाराष्ट्र एंड झारखंड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के लिए कौन सी स्टेट जो है वो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड झारखंड जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमसे जो है करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा हमारे पास ओनली 2 इज द राइट आंसर।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।